गुड आफ्टरनून बच्चों। तो जैसा कि अभी तक हम जैव प्रक्रम में पढ़ चुके हैं, मानव पाचन तंत्र के बारे में हमने पढ़ा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बनते हैं, जैसे लार के क्या कार्य हैं, हमारे अमाशय में HCl का क्या कार्य है, और इंटेस्टाइन किस प्रकार अभिकल्पित होती है, जो पचा हुआ भोजन है उसको रक्त में ले जाने के लिए किस प्रकार अभिकल्पित है, हमारी इंटेस्टाइन की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में कौन कौन से एंजाइम्स हैं, ऐसा कुछ पूछा जाएगा। वसा का क्या कार्य है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद श्वसन तंत्र पर हम आए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो भोजन हम कर रहे हैं उसमें पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट को पहले हम अपने पाचन तंत्र में पचा लेते हैं और उसको बहुत सरल बना देते हैं। पाचन के बाद वो ग्लूकोज में बदल जाता है और इंटेस्टाइन यानी क्षुद्रांत्र से वो होता हुआ ब्लड में जाता है, और ब्लड जो है, रक्त उसको पूरी शरीर की सभी कोशिकाओं में पहुंचा देता है। अब कोशिकाओं में पहुंचकर वो खुद ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता। ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊर्जा देता है। तो अब दूसरा कार्य क्या है, ग्लूकोज तो हमारी कोशिकाओं में पहुंच गया, अब बारी आती है ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक पहुंचाने की। इस कार्य को भी रक्त द्वारा पूरा किया जाता है। तो हम सांस लेते हैं, वायु हमारे फेफड़ों में जाती है। फेफड़ों में से जो फेफड़ों में रक्त वाहिकाएं हैं, उनमें ऑक्सीजन का विसरण हो जाता है। विसरण एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो आपने 9th में पढ़ी है। तो विसरण द्वारा ऑक्सीजन अब वायु में से रक्त में चली जाएगी, और रक्त उसी प्रकार, जिस प्रकार ग्लूकोज को उसने कोशिकाओं तक पहुंचाया है, ऑक्सीजन को भी वो कोशिकाओं तक पहुंचा देगा, जहां अभिक्रिया होने के बाद ग्लूकोज में से ऊर्जा निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये तो था हमारे अंदर ग्लूकोज का विखंडन किस प्रकार हुआ। मैंने आपको ईस्ट के अंदर भी बताया, और यह भी बताया कि हमारी पेशियों में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन के अभाव में कई बार हमारी ग्लूकोज जो है वो टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है, जिसमें लैक्टिक अम्ल बनता है जो ईंधन का कारण बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाएंगे इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, कि ग्लूकोज के विखंडन के लिए जो 3 पथ बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो चित्र आपने बनाना है जो मैंने आपको दिखाया था। साथ ही यह प्रश्न भी पूछा जाएगा कि जो ग्लूकोज है वायवीय और अवायवीय श्वसन के द्वारा टूटता है, तो इनमें क्या अंतर आता है। तो दोनों में अंतर आपने बताना है। उसके बाद आगे का जो हमारा श्वसन तंत्र है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम सांस लेते हैं। देखिए, अब ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है उन जीवों में जिनमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जिनमें वायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। अब ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए कोशिकाओं तक। तो ऑक्सीजन के अंदर ले जाने का प्रक्रम किस प्रकार का है, ऑक्सीजन कैसे अंदर पहुंचती है, विभिन्न जीवों में हम वो अध्ययन करेंगे। तो जैसे हम सांस लेते हैं, हम देखते हैं तो सांस में तो ऑक्सीजन ही नहीं लेके गए ना, हम अंदर तो सारी वायु गई। तो ये जो वायु में से ऑक्सीजन है, आपको पता है वायु में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सब हैं। तो उसमें से केवल और केवल ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचेगी, वो कैसे हो रहा है। तो पहले तो हम वायु को अंदर ले लेते हैं अपने फेफड़ों में, 7वीं क्लास में आप पढ़ चुके हैं। फेफड़ों में से अब विसरण द्वारा केवल ऑक्सीजन अंदर जाएगी रक्त में, और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में बनी हुई है वो रक्त में से आ जाएगी फेफड़ों में। तो फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाएगी, और फिर ऑक्सीजन जो कि हमारे फेफड़ों में गई है, वायु जो हमारे फेफड़ों में गई है, उसमें से ऑक्सीजन चली जाएगी रक्त में। और रक्त में ऑक्सीजन को पकड़ने का कार्य जो होता है वो हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। एक वर्णक है हमारे रक्त में जो कि लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है कि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स में होता है, जिसकी क्वालिटी होती है कि वह ऑक्सीजन को अपने साथ बंद बनाकर लेके जाता है, हर कोशिका तक पहुंचा देता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये तो था हमारे अंदर जो वायवीय श्वसन कर रहे हैं उनके अंदर हो रहा है कि जो स्थल पर रहने वाले जीव हैं वो ऑक्सीजन को फेफड़ों के द्वारा ले जा रहे हैं, लेकिन सभी जीवों में ऐसा नहीं है। जैसे आप देखते हैं मछली, मछली तो पानी में रह रही है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगी। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि ये जो पानी में रहने वाले जीव हैं, ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। तो पानी में कम ऑक्सीजन होती है, उनको अब ऑक्सीजन लेनी है, उसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। पेड़ पौधों में भी श्वसन हो रहा है, तो श्वसन पेड़ पौधों में जब होता है तो उनमें ऑक्सीजन कैसे जा रही है, उनमें भी विसरण द्वारा जाएगी ऑक्सीजन शरीर के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा करके इनको हल्का हल्का समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ऑक्सीजन वायु श्वसन में जीवों की कोशिकाओं तक। हमने स्टार्ट किया है श्वसन तंत्र के बारे में, श्वसन तंत्र, श्वसन के बारे में। तो हमने ये पढ़ लिया कि ऑक्सीजन की आवश्यकता है वायवीय श्वसन में। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता वायवीय श्वसन में किन किन जीवों को पड़ रही है, जिस उसमें हम पढ़ रहे हैं पेड़ पौधों को। पेड़ पौधों में वायवीय श्वसन होता है, तो वायवीय श्वसन द्वारा वो ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पेड़ पौधों में ऑक्सीजन की आवश्यकता हो रही है। जल में रहने वाले जीव और स्थल में रहने वाले जीवों में आवश्यकता हो रही है ऑक्सीजन की। ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले पेड़ों में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। कैसे ऑक्सीजन जाएगी अंदर,
आपको पता है वहाँ पर क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन अंदर जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको पता है पेड़ पौधों में दिन के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश की उपस्थिति में ही होगी ना, तो दिन में प्रकाश संश्लेषण में क्या गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या होगा, जो ऐसा नहीं कि उस समय प्रकाश संश्लेषण ही हो रहा है और ये श्वसन प्रक्रिया नहीं है, श्वसन भी हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रयोग की जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। यही होता है ना वायवीय श्वसन में, ऑक्सीजन प्रयोग की जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। लेकिन पेड़ पौधों में क्या होगा, दिन के समय में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है ये प्रयोग हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण में। किसमें प्रयोग हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग हो जाएगी भोजन बनाने के लिए। अब भोजन बनेगा, उस दौरान प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन। तो दिन के समय में पेड़ पौधों में मुख्य प्रक्रिया क्या है, ऑक्सीजन का निकलना। अब रात के समय प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रात को नहीं होने वाली, रात को नहीं होगी, तो रात में ऑक्सीजन नहीं बनेगी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है। रात में केवल और केवल क्या हो रहा है, श्वसन। तो जब रात में श्वसन होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी रात में, क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग नहीं हो पाएगी, इसलिए वो बाहर निकल जाएगी। तो याद रखें पेड़ पौधों में दिन में ऑक्सीजन का निकलना मुख्य क्रिया है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना मुख्य क्रिया है। अब देखिए जल में रहने वाले जीव, मछली आपने देखी होगी, आप देखते हैं कि मछली पानी में मुंह खोलती है तो मुंह से वो पानी अंदर लेके जाती है, ठीक है, और निकालती कहाँ से है, उसके क्लोम होते हैं साइड में, आपको ऐसे क्लोम दिखेंगे, उनको खोलती बंद करती है, खोलती बंद करती है। तो जितनी बार मुंह खोलेगी उतनी बार इनको भी खोलेगी। पहले मुंह से अंदर जाएगा, फिर पानी प्रेशर से यहाँ से बाहर निकलेगा, बहुत प्रेशर से। क्यों, क्योंकि ये जो क्लोम होते हैं इनमें बहुत सारी रक्त वाहिकाएं हैं, ठीक है। तो रक्त वाहिकाएं प्रेशर से जब यहाँ पर जल बाहर भेजा जा रहा है क्लोम द्वारा, तो यहाँ पर जल की ऑक्सीजन जो है रक्त में चली जाएगी, ऑक्सीजन रक्त में चली जाएगी विसरण प्रक्रिया द्वारा। पेड़ पौधों में भी विसरण प्रक्रिया हो रही थी, जो छिद्र थे, रंध्र से ऑक्सीजन अंदर गई है, वायु अंदर गई है, कोशिकाओं के बीच में वायु इकट्ठी हो गई है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन कोशिकाओं में जा रही है, ठीक है। ये भी विसरण प्रक्रिया थी। यहाँ पे पत्तों में आपने देखा है ऑक्सीजन रंध्रों द्वारा अंदर गई, कोशिकाओं के बीच हवा भर गई और ये हवा में से ऑक्सीजन विसरण द्वारा गई। वैसे यहाँ पे विसरण द्वारा जा रही है। लेकिन यहाँ पर पानी में रहने वाले जीवों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ध्यान दीजिए, जल में रहने वाले जीवों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है पानी में से ऑक्सीजन निकालने के लिए, क्योंकि पानी में, जल में ऑक्सीजन अल्प मात्रा में होगी, उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वायु में होती है। तो अल्प मात्रा में है, इसलिए ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा इनको। तो जो पानी में रहने वाले जीव हैं उन्हें, क्योंकि जल में कम मात्रा में ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन शरीर में विसरित करने के लिए, विसरण द्वारा विसरित करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जो कि स्थल में रहने वाले जीवों में नहीं होता। स्थल में क्या करेंगे, वो वायु से ऑक्सीजन लेंगे, तो वायु में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में है। तो जो स्थल में रहने वाले जीव हैं उनको बड़ी हेल्प हो रही है, क्योंकि जल में से ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ रही है, स्थल में वायु से ऑक्सीजन लेने के लिए ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए वायु को सबसे पहले तो जो स्थल में रहने वाले जीव हैं एक विशिष्ट अंग तक जाना पड़ेगा। वायु पहुंच गई किसी अंग तक, मान लो ये कोई अंग है जो कि आपको पता है फेफड़े हैं, ठीक है। अब फेफड़ों में जो अंदर जाके ऑक्सीजन पहुंच गई, वायु पहुंच गई सबसे पहले तो। अब वायु में है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को जाना है, तो यहाँ पर इस अंग के उस भाग में जहाँ से ऑक्सीजन अंदर जानी है, रक्त वाहिकाओं में, ये रक्त वाहिकाएं मान लेते हैं, तो रक्त में ऑक्सीजन जानी है यहाँ से यहाँ, तो इनके बीच की जो ये सतह है पतली होनी चाहिए, पतली सतह। अब ऐसा कोई अंग जिसमें सतह बहुत पतली है, वो प्रोटेक्टिव भी होनी चाहिए ना, उसकी प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है, वो संरक्षित भी रहनी चाहिए। इसलिए ये जो अंग है जहाँ पर ऑक्सीजन ब्लड में जा रही है, ये भी विसरण द्वारा जाएगी, ये याद रखना आपने, विसरण प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जब ऑक्सीजन जा रही है, इस प्रक्रिया को विसरण कहेंगे। तो ये क्योंकि पतली सतह है इसलिए प्रोटेक्शन भी चाहिए इसको। तो आपको पता है ये फेफड़े कहाँ हैं, हमारी चेस्ट में होते हैं, जहाँ पर पसलियाँ इनको संरक्षण प्रदान कर रही हैं। अब ये है फेफड़े, फेफड़ों तक वायु को जाना है,
तो उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए, रास्ता। अब देखिए उसमें क्या हो रहा है। ये सब पहले तो नाक से नासा द्वार है, ठीक है, नासा द्वार से ऐसे पाइप बनी हुई है, ये पाइप बनते हुए कंठ में जा रही है। कंठ में जाकर इस प्रकार यहाँ पर बीच में कंठ में आपको एक उभरा हुआ भाग दिखेगा, जिसको हमने एडम्स, जिसको हमने वॉइस बॉक्स बोला है, एडम्स एप्पल भी कहते हैं इसको, है ना। ये 8वीं में भी आपने पढ़ा है। इसको हम कंठ कह रहे हैं हिंदी में। और साथ में यहाँ पर एक खास बात क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं वायु जाएगी नासा द्वार से अंदर फेफड़ों तक पहुँचने। तो यहाँ पर नासा द्वार में महीन बाल हैं, क्या है, महीन बाल, जो कि वायु में आने वाले धूल कणों या बैक्टीरिया को यहीं पर रोक देते हैं और वायु अंदर जाती है साफ होकर। साथ में महीन बाल के साथ श्लेष्मा भी होती है, याद रहे, महीन बालों के साथ नासा द्वार में श्लेष्मा भी है, जो वायु के साथ आने वाले बैक्टीरिया वगैरह को पकड़ लेती है और अंदर नहीं जाने देती। अंदर गई है साफ वायु, ये है हमारी श्वास नली। तो श्वास नली में आपने ध्यान रखना है, श्वास नली में क्या ध्यान रखने की बात है कि जब ये हम देख रहे हैं कि नली में से वायु अंदर जाएगी, तो जब श्वास नली में से वायु अंदर जाएगी तो ये तो मसल्स की बनी है, पेशियों की बनी है, कभी सिकुड़ भी सकती है, सिकुड़ गई तो वायु अंदर कैसे जाएगी, इंसान मर जाएगा। इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर उपास्थि के वलय हैं ऐसे। तो ये जो वलय हैं ये इस प्रकार के हैं, पूरे ऐसे बंद नहीं है, बीच में से कट है, तो इसी आकार के हैं वलय। तो क्या है, उपास्थि के वलय। तो ये जो उपास्थि के वलय हैं ये इसको सिकुड़ने से बचा लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स इनको कहते हैं इंग्लिश में। अब आगे ये जो श्वास नली है ये दो में विभाजित हो जाती है, जो कि दोनों तरफ फेफड़ों में खुलेगी अब जाके। अब यहाँ फेफड़ों में देखिए, ये जो फेफड़े हैं इनमें आगे यही श्वास नली और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये 2 3 और छोटी बन गई, आगे जाएगी ये नली तो ये भी और छोटी हो जाएगी और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी, आगे और छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाएगी और अंत में ये एक गुब्बारे नुमा आकृति में खुलेगी। तो यहाँ बहुत सारी गुब्बारे नुमा आकृतियां होंगी ऐसे। तो ये जो गुब्बारा नुमा आकृति है इसको हम बोलते हैं कोपिका। तो अब साफ हवा इस श्वास नली से होते हुए इन गुब्बारों में भर जाती है, कोपिकाओं में भर जाती है। तो इन कोपिकाओं में इस प्रकार से हम देखते हैं, ये कोपिकाएं हैं। एक कोपिका बनाई मैंने, इसमें कहीं पे ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिका है। तो ये बीच की सतह बहुत पतली है, यहाँ वायु है, ठीक है। तो वायु में होती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन अब यहाँ से यहाँ जानी है, रक्त में जानी है विसरण द्वारा, ठीक है। और इन कोशिकाओं में एक और कार्य होता है, पूरे शरीर में श्वसन के बाद ग्लूकोज विखंडित हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में आ रही है और विसरण द्वारा ही फेफड़ों में जाएगी अभी। अच्छा, अब आपको पता है ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स में मिलने वाला जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ जुड़कर ये सभी कोशिकाओं में जाएगी। तो रक्त में आ गई अब ऑक्सीजन यहाँ से और जाएगी पूरे शरीर में, हीमोग्लोबिन इसको लेके जाएगा। ये हमारा लाल रक्त कोशिकाओं में लाल रंग का वर्णक होता है, ये वर्णक लाल रंग का होता है, ये ध्यान रहे। तो इस तरह ये कोशिकाएं बहुत सारी होती हैं जो क्या कर रही हैं, गैसों के आदान प्रदान के लिए सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं, क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं, ये याद रहे। तो देखिए अगर ये हीमोग्लोबिन ना हो तो इस ऑक्सीजन को, ये ऑक्सीजन फेफड़ों से अंगूठे की कोशिकाओं तक पहुंचने में 3 वर्ष लगा देती, तो तब तक तो इंसान मर जाता। तो बिना हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन का आदान प्रदान ऐसे फेफड़ों में हो रहा है विसरण द्वारा, फेफड़ों से रक्त में और रक्त से जो फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है वो भी विसरण द्वारा जा रही है। ये जो रक्त है ऑक्सीजन को कोशिकाओं में लेके जाएगा, वहाँ क्या होगा, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिर रक्त में आएगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड रक्त में
हीमोग्लोबिन के साथ नहीं आ रही है, बल्कि वो विलयन रूप में आ रही है और यहाँ पर फिर विसरण द्वारा फेफड़ों में छोड़ दी जा रही है। तो इस प्रकार हमारा ये पूरा श्वसन तंत्र है, जिसको समझना है आपने। इसमें एक समझना है कि श्वास नली में उपस्थिति के वलय होते हैं, क्यों होते हैं? ताकि ये जो पाइप है, श्वास नली है, सिकुड़ ना जाए। इसके लिए होता है कंठ, होता है ये 8वीं में आपने पढ़ा है, वॉइस बॉक्स एडम सेपल इसको कहते हैं, जिससे श्वास आवाज़ निकलती है। वायु में जो धूल कण है वो नासाद्वार में महीन बालों द्वारा रोके जाते हैं। श्लेष्मा उसके लिए हेल्प करती है। ठीक है, तो ये सब हमने इस टॉपिक में अच्छे से समझना है, पढ़ना है। आगे क्वेश्चंस हैं, वो कैसे सॉल्व किए हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दिया है, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है आपको, तो ये ध्यान रखना है आपने। ये लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है, ये हम कर चुके हैं पहले। और साथ में ये आपने क्या आप जानते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये कुछ प्रश्न हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो इसमें आपको मैंने बताया, जलीय जीवों में जल में से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता होती है, लेकिन जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम है और जल में से ऑक्सीजन को ग्रहण करने के लिए उन्हें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा लेने के लिए पहले उनको ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, लेकिन स्थलीय जीवों को प्रचुर मात्रा में वायु से ऑक्सीजन मिल जाती है, इसलिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए उन्हें स्थल में रहने वाले जीवों को ज़्यादा ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए स्थल में रहने वाले जीव ज़्यादा लाभप्रद हैं। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के से भिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं, ये मैंने वो बताया था आपको। आपने चित्र बनाना है। ये देखिए कौन सा चित्र था, ये वाला। यहाँ पे विभिन्न पथ बताए हुए हैं, ये मैंने आपको अच्छे से समझाया था। उसके बाद मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, तो आपको बताया था मैंने, रक्त के द्वारा होता है। ऑक्सीजन फेफड़ों में से रक्त में विसरण द्वारा जाती है, जिसमें हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक ऑक्सीजन को अपने साथ सभी कोशिकाओं तक ले जाता है। सभी कोशिकाओं में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के बाद बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को भी रक्त अपने साथ ले आता है, लेकिन अब जो रक्त लाता है वापस फेफड़ों में, उसमें हीमोग्लोबिन का रोल नहीं है। हीमोग्लोबिन केवल और केवल ऑक्सीजन के साथ ही बंधुता बना सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नहीं। तो जब वापस कार्बन डाइऑक्साइड आएगी रक्त में, कोशिकाओं में जब श्वसन हो जाएगा और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वो रक्त में जाएगी, तो रक्त में विलयन रूप में जाएगी, वो घुल कर जाएगी रक्त में, हीमोग्लोबिन के साथ नहीं जाएगी, ये याद रखना आपने। तो इस प्रकार से विसरण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी फेफड़ों में, और फेफड़ों से जब हम बाह्य श्वसन करेंगे तो छोड़ देंगे। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है? इसमें आपने यही बताना है कि फेफड़ों में जो श्वास नली है वो छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है और अंत में गुब्बारे नुमा आकृति में खुलती है, जिन्हें कुपिका कहते हैं। और कुपिकाएं सतही क्षेत्रफल को अत्यधिक बढ़ा देती हैं। ठीक है, और उसमें कुपिकाओं में से वायु में से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रक्त में जाती है, ये समझा देना है आपने। और यहाँ पर आपका ये वाला सेक्शन खत्म हो जाता है। उसके बाद हम करेंगे वहन के बारे में। मानव में वहन, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र पढ़ेंगे। वहन किस प्रकार होता है, ये जो ग्लूकोज गया अभी, रक्त कैसे ले गया है, और ऑक्सीजन ले गया पूरे शरीर में, तो ये रक्त कैसे घूम रहा है, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि रक्त जो है वो वाहिकाओं में होता है, और साथ में जो पंपिंग ऑर्गन है वो हमारा हार्ट है, हृदय है, वो कैसे पंप करता है, उसकी संरचना कैसे है, उसके बारे में हम यहाँ पर और अधिक पढ़ेंगे।